हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है बेसिकली 9th का क्लास है हमारी। इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं, रिवीजन हमारा चल रहा है। पालमपुर गांव की कहानी को समझने का प्रयास कर रहे थे। क्या मूलभूत विचारधारा थी, उत्पादन का, प्रोडक्शन का, फसल का, सिंचाई को लेकर किस किस प्रकार की चीजें थी, इन सभी को हम लोग आपका देख चुके थे। इन सभी पर हम लोग आपका बात कर चुके थे, ठीक है। और इनको आपका देख लिया, ठीक है। और इसी को देखकर हमने आपका बात भी की पालमपुर में, और खेती भूमि को लेकर इन सब चीजों पर हमने आपका बात की। क्लियर है। अब हम सविता की कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। कल भी मैंने कहा था कि हम सविता की कहानी पढ़ेंगे। तो देखिए, सविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी एक जमीन गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशक के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के लिए औजार की मरम्मत कराने के लिए नगद पैसे की जरूरत है। उसे कुछ पानी खरीदना है सिंचाई के लिए और कुछ औजार उसको चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको आपका पैसे की बाप की जरूरत होगी उसको, ठीक है। और उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपए चाहिए। कितने चाहिए कार्यशील पूंजी के रूप में आपका? 3,000 रुपए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल से कर्ज लेने का निर्णय करती है। अब पैसे नहीं है, 3,000 रुपए, क्या करती है वो? तो आपका तेजपाल कोई किसान है और उससे आपका कर्ज लेने का निर्णय करती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% ब्याज दर पर महीने के लिए कर्ज देने को तैयार है। जो ब्याज एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह वचन देना पड़ा कि कटाई के मौसम में उसे खेतों में श्रमिक के रूप में 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से काम करेगी, यानी कि 3,000 रुपए भी मिले। और मिले किस कंडीशन पे कि आपको हमारे यहाँ कटाई के दौरान 100 रुपए पर डे के हिसाब से मजदूरी पर काम करना पड़ेगा। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम थी। सविता जानती है कि अपने खेतों की कटाई को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। वह कटाई के समय बहुत ही व्यस्त रहती है। और क्या करना पड़ेगा? जब आपकी कटाई है उसी समय उसको व्यस्त रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं अपनी भी कटाई करेगी, दूसरे की भी फसलों की कटाई करना है। तो उस समय आपका समस्या जो है आपका हो सकती है, और ये चीजें आपका देखने के लिए यहाँ मिलेंगी। तीनों बच्चों की मां के रूप में उसे घर के में बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्जा मिलना बहुत कठिन है। कैसा है? छोटे किसानों को कर्जा मिलना कैसा है? बहुत कठिन है। तो ये आपको देखना है। छोटे किसानों के विपरीत मझले और बड़े किसानों को खेती में बचत है। वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। वह किसानों को बचत कैसे हो, उसे आप अलग से भागेंगे, ठीक। और इसी पर इन्होंने बात की थी। तो आपको पता होगा कि खेती करने के लिए किस किस की चीज की आपका कार्यशील पूंजी की जरूरत है। और कार्यशील पूंजी क्या होती है? जो आपको तुरंत नगद रूप में चाहिए, ठीक, जिससे आपका कार्य बढ़ सके, कार्य चल सके, उसे हम आपका कार्यशील पूंजी के रूप में मापते हैं। इसको देखें, फिर हम कार्यशील पूंजी से अधिशेष की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आप जानते हैं अधिशेष क्या? चलिए, अधिशेष कृषक उत्पाद में बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर भूमि में गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई की जाती है, उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं? उसके परिवार के लिए, उपभोग के लिए गेहूं रखते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष होता है। अब सविता और गोविंद जो है क्या करते हैं? गेहूं को कितना रखते हैं? जितना उनको उपभोग करना है। उपभोग का मतलब है जितना वो वर्ष में खाने के लिए उनको पर्याप्त अनाज है उसको रख लेते हैं, बाकी शेष का वो उपभोग करते हैं, ठीक।
छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष होता है क्योंकि उनका कुल उत्पादन कम होता है। कह रहे छोटे किसान होंगे, अधिशेष का मतलब होता है कि जितना आपको आवश्यकता है उसके अलग जो बचा आपका उत्पादन है उसी को हम अधिशेष की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, इससे एक बड़ा भाग व्यापार की आवश्यकता के लिए रखते हैं, इसलिए मझोले और बड़े किसानों में गेहूं की आपूर्ति करते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार व्यापारी गेहूं खरीद कर क्या है आगे कस्बे में, शहरों में, दुकानों में आपका बेच देता है। कैसा है, आगे बेच देता है। एक बड़े किसान तेजपाल को अपनी समस्त भूमि में 350 कुंटल अधिशेष प्राप्त होता है। वह अपने अतिरिक्त गेहूं का वह रायगंज के बाजार में बेच देता है। जो उसके पास बचा हुआ गेहूं है शेष उसको रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कीमत पाता है। तेजपाल सिंह कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह अधिकांश पैसा बैंक में अपने खाते में जमा करता है। अब बड़े किसान है तो बड़ा उत्पादन तो अधिशेष ज्यादा होगा, अधिशेष ज्यादा होगा तो आप उसको बेचोगे, बेचोगे तो पैसा आएगा तो आप उसको बैंक में ही रखोगे और वही पैसा फिर आपका ब्याज पर छोटे जो किसान है उनके लिए जाएगा और हंट फिर कर बड़े किसानों को ही लाभ सुनिश्चित ज्यादा होता है। ये इसमें देखा गया। बाद में उसे इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। उन्हें कर्ज की आवश्यकता थी, उसने बचत का उपयोग अगले मौसम में खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने के लिए किया गया था। तेजपाल सिंह बचत के पैसों का एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है, दूसरा ट्रैक्टर उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि करेगा। ट्रैक्टर खरीदेगा तो क्या होगा, जो उसकी स्थिर पूंजी है उसी में क्या होगा, आपका ग्रोथ होगा। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझले किसान भी शेष अधिशेष कृषि उत्पादन बेच रहे हैं। कमाई का एक भाग अगले मौसम में पूंजी की व्यवस्था के लिए बच कर रखा है। वे अपने खेतों के लिए पूंजी की व्यवस्था बचत कर सकते हैं। कुछ बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने के लिए, जैसा कि हम गैर कृषि कार्यों में देखते हैं और उसको आपका पूंजी कहते हैं। तो अधिशेष क्या है, इस बिक्री के आधार पर आपका देख सकते हैं। चलिए, पालमपुर में गैर कृषि कार्य, अब पालमपुर है उसमें गैर कृषि कार्य हो रहे हैं, वो क्या है हम देखते हैं कि पालमपुर में खेती का प्रमुख उत्पादन क्रिया है। पालमपुर में मेन एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर है। अब कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करें। पालमपुर में काम करने में केवल 25% लोग ही केवल कृषि के अतिरिक्त आय कार्य करते हैं। कितने? ओनली 25% लोग। डेयरी अत्यधिक प्रचलित क्रिया है। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी का एक प्रचलन प्रमुख एक्टिविटी है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह से घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार, बाजरा, चरी खिलाते हैं। दूध के निकट बड़े गांव रायगंज में इसको बेचा जाता है। शाहपुर के दो व्यापारी रायगंज में दूध इकट्ठा करते हैं और शीतलन केंद्रों में हुआ है और दूर दराजों के दूध और शहर कस्बों तक उसको भेजा जाता है। कैसे हैं, वहां तक आपका वो जाता है और ये दिखता है। ठीक, देख लिया, आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, पालमपुर में लघु स्तरीय बीज निर्माण का भी एक उदाहरण है। कह रहे छोटे लेवल पर भी क्या होता है, वहां एक मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसी का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है जो हमको आपका देखना है। पालमपुर में 50 से कम लोग बीज निर्माण कार्य में लगे हैं। शहर और कस्बे बड़ी फैक्ट्रियों में रहने वाले बीज निर्माण के विपरीत पालमपुर में निर्माण कार्य में सरल उत्पादन विधि का प्रयोग होता है। जो छोटे पैमाने पर क्रिया है, बीज निर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिक घरों या खेतों में किया जाता है और कह रहे श्रमिकों को भी वहां कभी कभार आपका किराया मिलता है। तो आप देखते हैं
कि विनिर्माण कार्य क्या हो रहा है शहरों में। जैसे शहरों में तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, लेकिन गांव में कहाँ बड़ी है, छोटी कंपैरिजन में वो चीजें हैं। और उसी का रूप जो है हमको यहाँ पर आपका दिखाई देख लिया आपने किस प्रकार से है ये बना हुआ। क्लियर है? तो क्या प्रोसीजर है पूरा उत्पादन का, किस प्रकार तो प्रोडक्शन को है, ठीक है, और क्या कहानी है इसमें प्रोडक्शन की, किस प्रकार ये हमको इसमें दिखाई देते हैं। देख लिया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब है मिश्री लाल की कहानी, और जो करीम है उसकी कहानी को हम लोग आपका देखते हैं। मिश्री लाल की कहानी और करीम कहानी को हम लोग आपका बात करेंगे। मिश्री लाल की कहानी। मिश्री लाल ने गन्ने पेरने वाली एक मशीन खरीदता है। आप देखते हैं गन्ने के पेरने की एक मशीन आती है, तो खरीदता है, जो बिजली से चलती है और वह अपने खेतों में लगाया जाता है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, अब लोग इसे मशीन से करना पसंद करते हैं। पहले बैलों के माध्यम से ही आप देखते कोदू लगे होते थे, अब क्या होती है, मशीन के माध्यम से चलता है। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उसे गुड़ बनाता है, गुड़ को फिर शहर के व्यापारियों को बेचता है। फिर प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। कैसा करता है, थोड़ा लाभ कमा लेता है। ठीक, ये हमको ध्यान देना। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला है। हाल ही के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहरों में कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा है कि गांव में कई छात्र शहरों की कंप्यूटर कक्षा में जाते हैं। गांव में दो महिला आपस कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री है। उसके बाद उन्हें काम पर लाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदा और घर में बाजार में खुले बाजार में कमरे में अपनी कक्षाएं प्रारंभ की। कैसे करा, उसने कंप्यूटर का प्रयोग करा, निश्चय किया, उसको खरीदा और बाजार की ओर अपने कैमरा प्रारंभ किया। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इस कक्षा में आना प्रारंभ कर दिया। तो कंप्यूटर क्लास में आए, कैसे आए, बच्चे पढ़ने आगे आए, तो उसमें उसका फायदा हुआ। फायदा कैसा हुआ, शाहपुर के बच्चों को एजुकेशन मिली, महिलाओं के पास भी कंप्यूटर की डिग्री थी, तो ये सुनिश्चित हुआ। तो एक है आपका काम करने वाला व्यक्ति, एक है उधर टीचर जैसा। ठीक, इसको आप देखिए दोनों में क्या भेद है, कैसा है करीमपुर की कहानी का। चलिए आगे बढ़े। पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में ज्यादातर लोग व्यापार नहीं करते। पालमपुर में व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों में थोक का बाजार कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उनमें गांव में लाकर उनको बेचते हैं। मतलब शहर से थोक में उन वस्तुओं को लाए और गांव में उनको फुटकर में बेचते हैं। आप देखते हैं कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपी, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवार ने जिनके पास स्टैंड के निकट है, उन्होंने एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है और वे खाने की चीजें बेचते हैं। यानी कि जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक, और कुछ लोगों ने छोटी दुकान आपका इसमें खोली हुई है। ठीक, परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। देखिए पालमपुर और रायगंज के बीच सड़कों में कई प्रकार के परिवहन चलते हैं, जैसे रिक्शा वाला, तांगे वाला, जीप वाला, ट्रैक्टर ड्राइवर तथा परतांगी गाड़ियों की गाड़ियां चलने लगी हैं। लोग जो परिवहन में सेवा करते हैं, जो लोग वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, इसके बदले उन्हें पैसा मिलता है। कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों में संख्या आपका बढ़ गई है। कैसी हो गई है, जो संख्या है वो आपका काफी बढ़ गई है। ठीक, और वो संख्या आपको इसमें दिखाई देती है।
देख लिया कैसे बढ़ी है संख्या। चलिए, अब है इसके बाद किशोर की कहानी को थोड़ा सा हम नजर आएंगे। किशोर कैसा है? किशोर एक खेतीहार मजदूर है, यानी कि खेतीहार मजदूर का मतलब जो अपनी मजदूरी खेतों में करते हैं। ऐसे श्रमिकों की भांति किशोर अपनी मजदूरी को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई होती है। अपने घर परिवार की आवश्यकताओं को पूरे करने में क्या होती है? कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्जा लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था। उसने भूमिहीन निर्धन परिवारों में सस्ते कर्जे दिए। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। भैंस अब दूध बेचता है। भैंस क्या करती है? अब आपका दूध जो है वो आपका बेचता है। ठीक। और आप देख सकते हैं अब भैंस भी, अब उसने भैंसा गाड़ी भी बना ली है, जिससे कई प्रकार के सामान ला जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे कुम्हार से मिट्टी लेकर आता है और कभी कभी गुड़ व अन्य वस्तुएं शाहपुर जाता है। और हर एक महीने में उसके परिवहन में कई काम मिल जाता है। परिमाण स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कमाने लगा है। क्या है? किशोर की इनकम कैसी हो गई है? अब आपका बढ़ गई है। तो किशोर क्या था? एक खेतीहार श्रमिक। कैसे उसने एक भैंस से दूध बेचकर अपने जीवन को बदला, इसका वो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ऐसे तो विकास होता है धीरे धीरे। देख लिया, आगे बढ़ जाए। चलिए, तो बेसिकली चैप्टर जो है आपका समाप्त हो चुका है बच्चों। अब यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी है पूरे चैप्टर में, मुझसे एक बार पूछ लीजिए। तो चैप्टर क्या हो चुका है? पूरा आपका समाप्त हो चुका है। किसी कोई डाउट है, किसी कोई क्वेरी है चैप्टर से संबंधित, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। जैसे चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, चैप्टर है, मतलब इसमें मैं कुछ पूछने वाला हूं आपसे, आपको बताना है सभी बच्चों को। प्रश्न, पालमपुर में कौन कौन सी कौन कौन सी क्रिया मुख्य रूप से होती थी, ये आपको बताना। तो अगर उत्तर के रूप में बात करें या खाली ऐसे ही बात करें, तो पहले नंबर पर आप देख सकते हैं कि खेती क्या थी? खेती मुख्य क्रिया थी। खेती क्या थी? मुख्य क्रिया। दूसरा था लघु स्तरीय विनिर्माण। लघु स्तरीय विनिर्माण। अगला है डेयरी परिवहन। अगला क्या है? परिवहन। देख लीजिए भाई, ये तो था उसका मेन मुख्य एक्टिविटी।
देख लिया। अगला देखिए, अब आपको ढूंढना है कि वस्तुओं एवं सेवा के उत्पादन में किन किन की आवश्यकता होती है। तो नंबर 1 भाई, भूमि चाहिए अगर कोई आपको वस्तु या सेवा का उत्पादन करना है। दूसरा, आपको श्रम चाहिए, लेबर के बिना उत्पादन थोड़ी कर दोगे आप। तीसरा, आपको मानव पूंजी चाहिए। इसके अलावा आपको भौतिक पूंजी चाहिए। क्या चाहिए? भौतिक पूंजी, ये सारी चीजें। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।